नमस्ते मेरे पढ़ाई की प्यारों। क्या महंगाई कम करने से बेरोजगारी बढ़ती है? इसका आंसर देगा फिलिप्स कर्व। और आज हम लोग एक मर्डर मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। और वो मर्डर मिस्ट्री है, किसने मारा फिलिप्स कर्व को, और क्या भारत में भी फिलिप्स कर्व मर चुका है? इन सब को समझने के लिए चलते हैं इकोनॉमिस्ट फिलिप्स के पास। फिलिप्स ने यूनाइटेड किंगडम में 1861 से 1957 तक एक स्टडी की कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर वेतन से कैसा जुड़ा है, जो उनको लेबर्स को पेमेंट मिल रही है। और इस स्टडी के बाद उसने एक प्लॉट दिया जिसको कहते हैं फिलिप्स कर्व, जो कि उसके नाम पर ही पड़ा है। और इस कर्व में एक्स एक्सिस में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का दर, और वाई एक्सिस में है कि उनकी वेतन में क्या फर्क पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब उसने इस प्लॉट में, आप आराम से देख सकते हैं इस प्लॉट में, कि जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम है तो यानी महंगाई ज़्यादा है, और बेरोजगारी ज़्यादा है तो महंगाई कम है। तो उसने इसका आउटकम क्या रहा इस कर्व का, कि इन्फ्लेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अनएम्प्लॉयमेंट से। इसका मतलब ये है कि अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि उसने तो ये प्लॉट निकाला था बेरोजगारी और उनको जो पेमेंट मिल रहा है लेबर्स को, उसके बीच रिलेशनशिप के लिए, पर इसको अब हम महंगाई से कैसे जोड़ रहे हैं। देखो, जब भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ज़्यादा लेबर डिमांड होगी, ज़्यादा लोग बागों को जॉब मिलेगा, तो कंपनीज को ज़्यादा अमाउंट में उनको सैलरीज देनी होंगी, क्योंकि पहले 10 लोग एक कंपनी में काम कर रहे थे तो अब 25 लोग कर रहे हैं। तो वो सैलरी आएगी कहाँ से? वो लोग अपने प्रोडक्ट्स पर दाम बढ़ा देंगे। तो यानी अगर जो बेरोजगारी कम हो रही है तो महंगाई बढ़ रही है। सेम चीज फिलिप्स ने बताई। और अगर जो बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है तो महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जिस जिस दाम पर वो प्रोडक्ट्स बना रहे थे उसी पर बनाते रहेंगे। लेकिन उस टाइम में जब ये प्लॉट किया गया था तो आप आराम से बता सकते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर जो घट रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल के टाइम में ये फिलिप्स कर्व मर रहा है। ये क्यों मर रहा है उसको समझेंगे, और इसे कौन मार रहा है उस मर्डर मिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फिलिप्स कर्व के मरने का क्या मतलब है। देखो, फिलिप्स ने बताया था कि यदि बेरोजगारी दर कम हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, और अगर जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन घटना चाहिए। लेकिन 2014 से और 2020 तक ये रिलेशनशिप देखी गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट, और ये पूरी बात हम विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका कर रहे हैं, कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अमेरिका में दिन पे दिन कम हुए जा रहा है, लेकिन जो इन्फ्लेशन की दर है वो 2 से 3 के बीच ही है और वो बढ़ ही नहीं रही है। तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ भी हो रहा है, इन्फ्लेशन दर इससे ऊपर नहीं जाती है। तो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है ये फ्लैट होता जा रहा है। इसे ही कहते हैं फिलिप्स कर्व फ्लैटनिंग। ये किसने किया? देखो, हमने ये पूरी सिचुएशन अमेरिका के विद रिस्पेक्ट में बात की है, तो हमारा कातिल है टन टन फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ अमेरिका। जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई है, सब बैंकों का पापा जी है, ऐसे ही वहाँ पर फेडरल रिजर्व सिस्टम है। अब फेडरल रिजर्व सिस्टम ने क्या किया, 1917 से ही वो लोग अपने इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं कि इतने से तो इन्फ्लेशन बढ़ना ही नहीं चाहिए। अब आर्टिफिशियली आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनके और जो पैरामीटर्स हैं उनकी इकोनॉमी के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन जो है इस रेंज से ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वो उसको आर्टिफिशियली टारगेट कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर फिलिप्स कर्व जो है वो फ्लैट हो चुका है, और इसी को कहते हैं फिलिप्स कर्व का मरना।
तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो भारत में भी हो रही है, तो क्या भारत में भी फिलिप्स कर्व मर चुका है? जी नहीं। देखिए, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो आरबीआई और सरकार हैं वो 2016 से उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि यदि 4% से ऊपर इन्फ्लेशन जाता है +2 या -2 की रेंज में, तो आपको अपना एक्शन शुरू कर देना चाहिए, यानी उस रेंज से बाहर इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए। तो आरबीआई फिलहाल 2016 से इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जो कि 2016 से फॉलो किया जा रहा है, जो कि 5 साल के लिए था और उसे रिसेंटली भी इसी रेंज में रिवाइज कर दिया गया है। तो क्या हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं। उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि भारत को इन्फ्लेशन टारगेटिंग की ज़रूरत क्यों है। अब के करंट अफेयर्स से रिलेट करना बहुत सब लिंक हो जाएगा। फिलहाल जो है इन्फ्लेशन दर अमेरिका में भारत से भी ज़्यादा है, 9%, और उसको वो फटाफट, वही है ना, वो तो फिलिप्स कर्व को कभी जिंदा ही नहीं होने देंगे। उसको फटाफट टारगेटिंग करने के लिए उन्होंने फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अब जब इस तरीके की पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि डॉलर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो भारत में जितने भी डॉलर्स इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो सब अपना पैसा खींच के दोबारा से अपने देश में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, क्योंकि डॉलर इज़ द सेफ बेट। अब वो जब पैसा हमारी इकोनॉमी से वापस लेके जाएंगे, तो उन्होंने जब वो आए थे तो उसको डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जब वो वापस जाएंगे तो उस रुपये को एक्सचेंज मार्केट में ये सब कन्वर्जन होता है, उस रुपये को वो दोबारा से डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे और डॉलर को अपने साथ लेके उड़ जाएंगे। तो अब क्या हुआ, एक्सचेंज मार्केट में जो है वो रुपये तो जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डॉलर कम हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा रुपये जो है गिरता ही जा रहा है। अब पहले आप $1 में 72 रुपीज़ खरीद सकते थे, पर अब $1 जो है वो 80 रुपये दे के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी वीक हो रही है और इसे ही कहते हैं वीकनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट। अब जब एक्सचेंज रेट तो वीक हो ही चुका है, ऊपर से जब इस तरीके की पैनिक सिचुएशन आती है तो लोग बाग ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, स्पेशली भारत में। तो वो लोग क्या करेंगे, अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, और भारत में इतना गोल्ड तो नहीं है, तो सरकार को उस गोल्ड को विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ये होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अगर जो इंपोर्ट बढ़ गया है ना, और फिलहाल तो आप ये भी देख सकते हैं कि फ्यूल प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं, तो हम लोग फ्यूल को भी इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट यदि बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट तो हमारा बहुत ही ख़राब रहता है, तो और एक्सपोर्ट पहले ही कम है, ऊपर से इंपोर्ट और बढ़ा जा रहा है, तो ये जो है ये डेफिसिट होता है। इसके बीच का जितना भी गैप अगर जो बढ़ता जाएगा वो डेफिसिट होती है, वो उतनी कमी होती है। तो इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। और इन्फ्लेशन में इनक्वालिटी तो बढ़ती है, जैसा हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि जो ब्रेड 40 रुपए की थी वो 80 रुपए की आने लगेगी। तो जो लो लेवल इनकम वाला आदमी है उसके तो बस से वो बाहर हो जाएगी खरीदनी। तो बेसिक चीज़ें भी जो हैं वो लो लेवल इनकम वाले से बाहर हो जाएंगी। इसी को कहते हैं इंक्रीज्ड इनक्वालिटी। तो इसलिए उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि यदि हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं छोड़नी चाहिए। तो यानी अब हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग का भी ध्यान रखना है। ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा जा रहा है, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हमें अपनी इकोनॉमी को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, चाहे सर्विसेज सेक्टर है, क्योंकि ये तीनों सेक्टर ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारा जो है ग्रोथ होगा। और वहीं हम अगर जो अपने बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, स्टॉक्स, इन सब वाले सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और जो हमारा रुपीज़ है वो डॉलर की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो हमारे यहाँ से पैनिक सिचुएशन में पैसा
उड़कर नहीं जाएगा और हमारे रुपये की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जैसे अमेरिका ने अपने सारे फंडामेंटल्स ठीक कर रखे हैं, तो इसलिए वो सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर भी ध्यान देते हैं, तो बाकी सब उनके पैरामीटर्स उतने इफेक्ट नहीं होते। इस तरीके का ही हमें भी एक बैलेंस सिचुएशन देखनी है, क्योंकि हमें पता है कि इन्फ्लेशन नेचुरल प्रोसेस है जीडीपी ग्रोथ का। तो आप बैलेंस आउट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और इन्फ्लेशन रेट भी काबू से बाहर नहीं जाएगा। उस तरीके के बैलेंस की ज़रूरत है। इसी साल 2022 की मेंस में इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया कि बिसाइड्स वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डिस्कस करना है कि वेलफेयर स्कीम्स तो देते ही हैं हम, कि पीडीएस के थ्रू गेहूं और चावल कम दाम पर दिए जाते हैं। उसके अलावा मतलब बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। इन स्कीम्स के अलावा हमें बेरोज़गारी और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको भी टारगेट करना पड़ेगा यदि हम सही मायने में पुअर और अंडर प्रिविलेज सेक्शन को सोसाइटी में आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखो इस आंसर को डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग जो हैं 2012 से ही जो है हम यहाँ पे दिख नहीं रहा है मैं कहाँ लिख रही हूँ। हम लोग जो हैं 2012 से ही मतलब 6 to 8% जीडीपी के रेंज में ही रहे हैं, मतलब कोई हाई ग्रोथ नहीं देखी। जैसे चाइना जो है 12%, उससे भी ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट उन लोगों ने देखा है। अब जो है यानी हमारा स्टडी जीडीपी ग्रोथ है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। तो स्टडी जीडीपी ग्रोथ में जो होगा इन्फ्लेशन भी उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं रहेगा। ऊपर से हम टारगेट भी कर रहे हैं, तो लो से मॉडरेट लेवल का ही इन्फ्लेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इन्फ्लेशन रेट कम है, जीडीपी ग्रोथ भी स्टडी है, तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा, जैसा कि फिलिप्स कर्व बता रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ऑफ कोर्स जो पैसा कमाता है, जब मैं भी पैसे कमा रही थी तो बहुत बढ़िया खर्चा कर रही थी, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। लेकिन जब आप अनएम्प्लॉयड होते हैं, आप बहुत सी चीज़ें, और जो गरीब बंदा है वो अनएम्प्लॉयड है तो वो तो अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें भी नहीं खरीद पाएगा और इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो यानी डिमांड कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कम होगी, और डिमांड कम होगी तो अगेन जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी। और हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कौन कौन से सेक्टर करते हैं? प्राइमरी सेक्टर करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है, और सर्विसेज सेक्टर कर सकता है ना। तो ये सब इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी ग्रोथ में। अब हमारे प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा हुई नहीं है, तो यहाँ पे यानी एग्रीकल्चर जो सोसाइटी है वो मेन कंट्रीब्यूटर रहती है इसमें, तो उनकी इनकम कहीं ना कहीं उतनी बढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो सोसाइटी में पुअर हैं, एग्रीकल्चर लेबरर, वो बेसिकली यानी पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं स्पाइट ऑफ गिविंग वेलफेयर स्कीम पीडीएस के थ्रू। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एमएसएमई के थ्रू रिवाइव किया जा रहा है, और एमएसएमई बिगेस्ट एम्प्लॉयर होता है इन इकॉनमी। तो यानी इन लोगों को बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। तो यानी जो बंदे इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं उनको इस सेक्टर की ग्रोथ से जॉब मिलेंगे। ठीक है, और सर्विसेज सेक्टर के भी ग्रोथ से कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी काफ़ी लोगों को जॉब मिली है। तो अब ये जो सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स की ग्रोथ कैसे होती है इस पे ध्यान देना। इन सेक्टर्स की ग्रोथ डिपेंडेंट होती है बैंकिंग सिस्टम पर, है ना। हमारा बैंकिंग सिस्टम यदि स्ट्रॉन्ग है तो वो ही सेक्टर इन लोगों को लोन्स देता है। एक तो इनको यहाँ से सहायता मिलती है, और दूसरा जो इनको एफडीआई इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से। तो अब देखो भारत में यानी अगर जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट आता है, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो इन सब सेक्टर्स की ग्रोथ अपने आप होगी, तो जॉब्स अपने आप बढ़ेंगी और इनइक्वालिटी कम होगी। यानी जो पुअर हैं और अंडर प्रिविलेज हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली वो लोग अपनी गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। अब वहीं इन्फ्लेशन जो है, अगर जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ने दो, वो अच्छा है। लेकिन इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, उसके लिए हमारे आरबीआई और सरकार ने एग्रीमेंट कर ही रखा है कि
4% प्लस -2 और +2 की रेंज में ही रहना चाहिए। तो अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो FDI है और इवन लोन्स भी जो है वो ज़्यादा दिए जाएंगे, क्योंकि जब भी लो इन्फ्लेशन होता है तो इंटरेस्ट रेट घटाए दिए जाते हैं ताकि लोग बाग लोन्स लें, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बैंकिंग सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा, तो यानी FDI आएगा, बैंकिंग सेक्टर भी इन लोगों को लेने लगा, तो ये सारे सेक्टर स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार की इनकम बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि इनइक्वालिटी से बाहर आएंगे तो सरकार को टैक्सेस भी ज़्यादा मिलेंगे, और फिर वो सरकार उन्हीं पैसों को दोबारा से इकोनॉमी में लेकर आ देगी गरीबों को उठाने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा लूप में काम कर रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर स्कीम ही नहीं, ओवरऑल सारे पैरामीटर्स को टारगेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग पुअर और अंडर प्रिविलेज को रियल स्ट्रेंथ बना पाएंगे अपनी इकोनॉमी की। और इस तरीके से बस हमारी अब एक लास्ट वीडियो बची है इन्फ्लेशन की टॉपिक की, क्योंकि अभी ये खतरा चल रहा है कि कहीं भारत स्टैगफ्लेशन ना फेस करने लगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इकोनॉमी की जो कि फ़िलहाल न्यूज़ में है, उनको समझ लेंगे। और एक क्वेश्चन बहुत पुराना, आई थिंक 2013, मेरे को याद नहीं है किस ईयर में आया था, वो भी इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था, उसको डिस्कस करके हम इन्फ्लेशन के बाद एक्सचेंज रेट पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और 2022 में भी ये फेवरेट टॉपिक रहा था UPSC का।